में सटारी वाले। Good morning, all of you. Good morning to all. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, बेटा। वॉइस क्लियर है बेटा? यस मैम। एंड पीडीएफ शो हो रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। सो हमने कल ए निकाला था, कैपिटल ए कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। क्या वहां तक आप सब लोगों ने रीड आउट करके देखा एक बार? टेल मी। देखा बेटा पढ़ के एक बार? यस मैम। ठीक है, इसको बेटा अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज हम एक अनदर कांस्टेंट करने जा रहे हैं, बीटा। एग्जाम के अंदर इसकी पूछने के पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले तो बोलेगा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करो, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो सब कुछ हमें एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। खाली ग्राफ पूछते हैं तो आपको ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए, ये वाला, और यहाँ से फिर आप ग्राफ प्लॉट कर सकती हो। डिपेंड करता है कितने मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज हम एक अनदर कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो कि है हमारा बीटा, ठीक है बेटा? यस मैम। क्लियर है ना मेरी बेटा? यस मैम। ठीक है। सो बीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो डी क्यू है, जो हीट को हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, उसका स्मॉल अमाउंट दिखाने के लिए उसका डेरिवेटिव दे देते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू सिस्टम को सप्लाई की गई, और उस सिस्टम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा? एन मॉलिक्यूल्स हैं। और किस वॉल्यूम पे हीट सप्लाई की गई? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अब जब हम हीट सप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम को, तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी के अंदर थे वो एक्साइट हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? हायर एनर्जी के सेल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उनको क्या मिल गई? हीट मिल गई है। हीट किसकी फॉर्म में होगी? एनर्जी की फॉर्म में होगी। हमने उनको हीट सप्लाई करने का मतलब है एनर्जी सप्लाई की। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो लोअर एनर्जी के अंदर थे वो किसमें एक्साइट हो जाएंगे? हायर एनर्जी के अंदर एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है बेटा? अब फिर से हम इंटरवल मान लेते हैं या फिर सेल्स मान लेते हैं। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और लास्ट में के सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूल पहले सेल से दूसरे सेल में जाता है तो वो चेंज क्या होगा? DN1, पहले से दूसरे में जा रहा है। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल यदि एक्साइट होता है तो DN2, सिमिलरली DNK, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपने पढ़ा है, थर्ड सेम के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा, इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीज जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आपने एक रिलेशन पढ़ा था, मैं लिखने जा रही हूँ, बताना क्या यही पढ़ा था आपने? DQ इक्वल टू DU प्लस में DW पढ़ा था? यस मैम। पढ़ा था ना ये रिलेशन, DQ इक्वल टू D प्लस में DW। यस मैम। हाँ, अब इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज, यहाँ पे Q तो हीट है, U इंटरनल एनर्जी, W वर्क डन होता है। इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज निकालना है, DU निकालना है किस वॉल्यूम पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब आपको पता है बेटा DW किसके इक्वल होता है? PdV के इक्वल होता है, बोलिए। यस मैम। यस मैम। PdV होता है और ना? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा मैम। हाँ, DW।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे dw कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो dw कितना Yes, ma'am. होगा 0। तो dq किसके इक्वल होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम Yes, पे हम इंटरनल एनर्जी में चेंज देखें तो ये वाली टर्म तो 0 होगी, तो du किसके इक्वल आ गया DQ आपका, is equal to क्या ये DQ के. ठीक है बेटा। Yes, ma'am. आपने Yes, ma'am. एक और रिलेशन पढ़ा होगा, TdS के इक्वल होता है इन टर्म ऑफ एंट्रोपी चेंज, PQ इक्वल टू, Yes, ma'am. ये भी पढ़ा होगा आपने Yes, ma'am. थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जब ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है, तो du किसके इक्वल हो सकता है, TdS के इक्वल हो सकता है। Yes, ma'am. Yes, यहाँ से बेटा ds कितना आ जाएगा, t डिवाइड में du के, du बाय t के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। ले ले तू. ध्यान से देखिए, yes, Yes, ma'am. ma'am. वैल्यू पुट करनी है बेटा, ठीक है। तो मैं एंट्रोपी का हमने एक रिलेशन निकाला था थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की टर्म में, एक हमने टॉपिक पढ़ा था ना, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, जिसको हम नर्स्ट हीट थ्योरम भी बोल रहे थे, नर्स्ट इक्वेशन भी बोल रहे थे, पढ़ा था इस यूनिट के अंदर। Yes, ma'am. तो S और W के बीच में क्या रिलेशन होता है, S इक्वल टू K ln W, बिल्कुल पढ़ा था हमने। अब हम दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि बेटा हमें ds की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो K तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी वेरी करेगी, क्योंकि हमें क्या पता है कि कितनी माइक्रो स्टेट है कि गिवन मैक्रो स्टेट के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की नंबरिंग क्या है, डिफरेंट है, तो डेरिवेटिव केवल ln W का होगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा इस ds की वैल्यू को आप क्या करोगे, इस ds की वैल्यू को पुट करने के, अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन, 2.56 को, ठीक है। उससे पहले यूज करने से पहले कल हमने एक रिलेशन निकाला था ln W का, ध्यान है आपको, ln Yes, ma'am. वैल्यू निकाली थी बेटा, आई थिंक याद होगा सबको, Yes, ma'am. निकाली थी, Ma'am, ln n factorial ln minus n factorial summation minus summation I is 1 equal to to 1 to k. ln ni factorial. हाँ इन्होंने जो इसको सोल आउट करके लिखा वो ये वाला लिखा है, n ln minus summation of हाँ I to t. n I ln I. ये वाला, Yes, ma'am. क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आया था मेनली, Yes, ma'am. ये वाला जो रिलेशन है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे ln W, यहाँ पे 2.46 इक्वेशन आएगा, नोट 2.56, करेक्ट कर लेना इसको यूजिंग, ठीक है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। Okay, ma'am. हाँ अब बेटा ln W की हमने वैल्यू रख दी, ठीक है, डेरिवेटिव बाहर ही था। अब हम इन दोनों टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का तो डेरिवेटिव के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 0 होगा, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कांस्टेंट है, तो उनका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। n जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, और बेसिक अप्रोच जब हमने पढ़ी थी तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स के लिए, ये यही पढ़ी थी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तो n की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो जब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। Yes, ma'am. इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 दिखा दिया है, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, बेसिक अप्रोच के अंदर हमने पढ़ा था, सेकंड जो कंडीशंस पढ़ी थी हमने। अब आ जाइए इसका डेरिवेटिव होगा, समेशन वाली टर्म एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज ni, या पहले इसने इसका डेरिवेटिव कर दिया tni ln ni एज इट इज, प्लस में ni एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 by ni, log x का क्या होता है 1 1 by by n, n I. और इनटू में ये चीज भी तो वेरी करेगी ना, dni, dn. हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद ये माइनस वाली टर्म बाहर निकाल लीजिए, ये जो माइनस दोनों के साथ है इसको बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट के साथ, माइनस के
और ये वाली टर्म एज इट इज। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलिए। Yes, ma'am. हाँ, आफ्टर दैट हम क्या यूज करेंगे बेटा? 2.48 इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। 2.48 इक्वेशन के अंदर क्या है, ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल। ये हमने प्रूफ किया था कल। देखो मैं शो कर देती हूँ आपको। ये वाली इसलिए 0 नहीं हुई थी क्योंकि समेशन में DNI के साथ ये वाली टर्म है LNNI। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. हाँ, केवल Ma'am. दूसरी टर्म 0 होगी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी हमारे कांस्टेंट है सिस्टम के अंदर, तो ये वाली टर्म रहेगी और साथ में माइनस के रहेगा, तो ये DS की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बेटा। आफ्टर दैट Yes, ma'am. हमने Yes, बीटा निकालने हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का यूज, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर बीटा एक टर्म थी, मतलब यही तो निकालने हैं। तो हम NI की वैल्यू पुट करेंगे। जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था तो NI की वैल्यू कल हमने ये निकाली थी, A e की पावर माइनस बीटा UI पढ़ा था। Yes, ma'am. हाँ, ये यहाँ पुट कर देंगे और इनटू में DNI एज इट इज। माइनस के बाद अब log A इंटू B क्या होता है? log A प्लस log B। ये A है और ये पूरा B है। ln A प्लस में ln E की पावर माइनस बीटा UI और बाहर दोनों के DNI मल्टीप्लाई। ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. हाँ, आफ्टर दैट बेटा हम K की वैल्यू को अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, अंदर नहीं, यहाँ इसने बाहर ही शो कर रखा है क्योंकि ये अंदर आता तो इसके साथ भी आता, यहाँ ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, माइनस के बाहर पहले वाली टर्म देखिए क्या, ln A लॉगरिथम A तो क्या है हमारा? कांस्टेंट है ना बेटा, तो उसका लॉगरिथम भी तो कांस्टेंट आएगा ना, और कांस्टेंट को समेशन से हम बाहर निकाल लेंगे। समेशन के अंदर क्या आएगा? केवल DNI आएगा क्योंकि DNI इस वाली टर्म के साथ भी और इस वाली टर्म के साथ भी है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. और Ma'am. ये वाली जो टर्म है ध्यान से देखना, ln E की पावर माइनस बीटा UI, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वाली टर्म आगे और ln E की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। Yes, ma'am. ये हमने कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे आपने। ln E की कुछ पावर होगी एक्सपोनेंशियल की, तो पावर आगे और ln E की वैल्यू 1 होती है ऑलवेज, ध्यान रखना। ठीक है, Okay, ma'am. अब ये माइनस आया आगे, एक माइनस ये था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। Plus. ठीक है, और इसके साथ K भी आएगा बेटा। हाँ, ये ब्रैकेट नहीं है, ये हटा दीजिए ये ब्रैकेट, एक इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा? K भी आएगा, ये दोनों के साथ है ना, और समेशन ऑफ DNI। ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am. आफ्टर दैट देखो माइनस के ln A ये वाली टर्म प्लस में बीटा के समेशन में I की वैल्यू वेरी करेगी 1 से n, और UI को हम अंदर ले लेंगे क्योंकि I वेरी कर रहा है ना, तो हम इसको समेशन के अंदर ले लेंगे इनटू में DNI। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब हमने ये हम पहले निकाल चुके हैं, कल हमने स्टडी किया था। ठीक है, और बेसिक अप्रोच में भी हमने पढ़ा था समेशन DNI किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल, और समेशन ऑफ UI DNI किसके इक्वल होता है? DU के इक्वल। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो ये रहा, समेशन UI DNI किसके इक्वल है? DU के इक्वल, और समेशन DNI किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. ये टर्म्स हम कुछ टर्म्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उनका यूज हो रहा है यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू 0 होगी और इसके इनटू में जो टर्म है उसको 0 बना देगा।
बीटा के, और इसको हम क्या लिख देंगे, डी से लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक तो ds की वैल्यू ये आई है बेटा, और एक ds की वैल्यू आपने ये निकाली थी, ये वाली du बाई टी, दोनों ही ds हैं। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे पुट बेटा। तो ds किसके इक्वल है, du बाई टी, एक तरफ लिखा du बाई टी, और एक तरफ ds किसके इक्वल है, बीटा के du। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, du से du कैंसिल, तो बीटा के किसके इक्वल आ गया आपका, 1/t के इक्वल। बीटा के आपका आ गया 1/t के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, k डिवाइड में 1/k। क्या आपकी बीटा की वैल्यू आ चुकी है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. a की वैल्यू कितनी निकाली थी, n/z। ध्यान होगा कल आप दोनों एक कांस्टेंट निकालनी है हमने Yes, ma'am. कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, ये पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं कि आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन टाइप की स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करो और उसके अंदर जो कांस्टेंट है ए एंड बीटा वो कैलकुलेट करो। तो आपको यहाँ तक करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये Yes, ma'am. देना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर आपने निकाला था ni इक्वल टू a e की पावर माइनस बीटा ui। देखो ये निकाला था कल, फिर से शो कर देती हूँ। ये रहा, निकाला था, बीटा की जगह 1/kt पुट करेंगे तो e की पावर माइनस ui/kt। देखो क्या यही बनेगी टर्म, यही इक्वेशन। Yes, ma'am. आगे जो निकाल रखा है वो मैं समझा देती हूँ, बाकी ये पूछते नहीं है। ठीक है, यहीं तक पूछा जा सकता है आपसे। उसके अंदर आगे इन्होंने एक्स्ट्रा बता रखा है कि आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि कोई मॉलिक्यूल यूआई एनर्जी को पोजेस करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। फेवरेबल मतलब ni मॉलिक्यूल्स है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब n मॉलिक्यूल्स है ith स्टेट के अंदर, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं n, और ni की वैल्यू ऊपर निकाली, नीचे n, और a बाय n को क्या लिख दिया इसने, एक अनदर कांस्टेंट दिखा दिया, उसको बोलते हैं c, e की पावर ये। अब जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी ना। जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर दो कांस्टेंट थे, एक कैपिटल ए था और एक बीटा था, तो दोनों की वैल्यू हमने निकाली। यहाँ पे जो कांस्टेंट है c a बाय n, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, कि सिस्टम के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। कंडीशन नेसेसरी है, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी सिस्टम के अंदर, जितने सेल्स हैं, ऑल पॉसिबल सेल्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। इसलिए तो समेशन का मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ui मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ith स्टेट तक, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। ये कंसिडरेशन करनी पड़ेगी, ये कंडीशन नेसेसरी है, तभी हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. अब इसका समेशन करना पड़ेगा। जब तुम इसका समेशन करोगी तो कांस्टेंट तो समेशन से बाहर, और इसका समेशन ये हो जाएगा, जहां i की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके k इंटरवल तक और इक्वल टू 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है इस इक्वेशन तक? Yes, ma'am. आफ्टर दैट बेटा इसके अंदर क्या किया गया है, c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय समेशन नीचे आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. c की वैल्यू को वापस से रख देना, तो क्या आएगा, e की पावर माइनस ui बाई के टी, और ये डिवाइड में समेशन e की पावर माइनस ui बाई के टी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है बेटा, और ये जो नीचे वाला जो Yes, ma'am. है वो क्या है, मतलब बोल्ट्जमैन जो फैक्टर्स हैं उन सब का सम है। ठीक है, सभी एनर्जी स्टेट के लिए सिस्टम। तो ये वाली चीज आपको तभी करनी है एग्जाम के अंदर, यदि आपसे पूछेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है सभी पॉसिबल सेल की, ये प्रोबेबिलिटी निकाल।
ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंप्लीट होती है थ्योरी पोर्शन। अब इसके अंदर आई थिंक 6 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, Yes, ma'am. तो Same here. कर लेते हैं। ये फिर जो क्वेश्चन फॉर रिवीजन है ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अंदर कुछ नहीं है, जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है वही सब क्वेश्चंस है। किस टाइप से पूछे जा सकते हैं ये मैं इसलिए देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं। इस वीक में ये कंप्लीट कर लेना बेटा ये। ठीक है, थोड़े ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा Yes, ma'am. 1 मार्क्स में जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स वो डिस्कस कर लेते हैं हम। बस इसके बाद फिर हमारी 2 यूनिट रह जाएंगी, एक बोस-आइंस्टीन और एक फर्मी डिराक वाली। ठीक है, वो थोड़ी सी फर्मी डिराक वाली लेंथी है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, फेस स्पेस के लिए, जो फेस स्पेस किससे बना है, पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। ठीक है, फेस स्पेस जो है एक सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पार्टिकल का मास है स्मॉल m और किस वॉल्यूम के अंदर है, वो v वॉल्यूम के अंदर है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको फेज सेल निकालनी है। कितनी फेज सेल होंगी इस एनर्जी की रेंज के अंदर, 0 से u एनर्जी की रेंज के अंदर आपको फेज सेल का नंबर निकालना है। और हर एक फेज सेल का वॉल्यूम h0³ दे रखा है। तो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था जब ये यूनिट की स्टार्टिंग हुई थी, उसके सेकंड पेज पे मैंने बताया था। यदि किसी बच्चे को ध्यान हो तो मैं शो भी कर देती हूँ। Yes, ma'am. तो कैलकुलेट नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, ये रहा, निकाला था। क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इन फेज स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल, जो कितना होता है h0³, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्या ये फॉर्मूला होता है फेज स्पेस सेल निकालने का? होता है बेटा। Yes, ma'am. वॉल्यूम इन फेज स्पेस का वॉल्यूम का मतलब है पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम ये होगा और And मोमेंटम moment. का वॉल्यूम ये होगा। ठीक है, Oh, और हर एक yes, का ma'am. h0³, मतलब ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है यदि फेज स्पेस सेल निकालनी हो, उसका नंबर निकालना। ठीक है बेटा, और यहाँ Yes, ma'am. पढ़ा था ये वाला किसके इक्वल होता है, पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम कैपिटल V के इक्वल होता है। मतलब यहाँ तक आपने पढ़ा था, ध्यान हो। अब मैं डायरेक्ट यही रिजल्ट यूज करूंगी यहाँ पे। ठीक है, देख लिया सब? Yes, ma'am. फिर से देख लीजिए मैं Yes, ma'am. इसको। ठीक है, ताकि मैं शो करूं, यूं मत कहना ये कहाँ से आया। देखिए नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल निकालना, कैपिटल V और डिवाइड बाय h0³, और इनटू में कैपिटल V के क्या कौन सा वॉल्यूम था, मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम था। अरे dpx, Yes, ma'am. dpy और Or dp DP. z। ठीक है, अब हमने ये कंसिडर किया था, एक स्फीयर कंसिडर किया था सेल के लिए, है ना, और उसका रेडियस माना था p। स्फीयर Yes, ma'am. कितना होता है, क्या मैम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैथ्स में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। 4/3 pi r cube. क्यूब। ठीक है, फेज स्पेस के अंदर जो सेल्स होती है ना बेटा, बेसिकली एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेंगी और जिसका रेडियस होगा p, तो इसका वॉल्यूम होगा मोमेंटम स्पेस का, वो होगा 4/3 pi r cube। मैम
पाई क्यूब। हाँ वो भी बताती हूँ मैं, आर क्या है, 4/3 पाई पी क्यूब। रेडियस कितना पी है ना, तो पी का यस मैम। ठीक है। और मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ये भी, √2mu। यस मैम। 11th में आई थिंक आपने पढ़ा था शायद फिजिक्स के अंदर, है ना। यस मैम। वेलोसिटी का p²/2m = u पढ़ा था आपने, वेलोसिटी का यस। मोमेंटम पढ़ा था। यस अब मैम। जब तुम इसका क्यूब लोगी तो पावर कितनी हो जाएगी 2mu की, 3/2, 1/2 यस मैम। क्यूब की कितनी है 3/2। तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बन गया? ठीक है बेटा। यस मैम। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इसने यहाँ पे करके दिखा रखा है, हमने डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। और मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम दिखा दिया। ठीक है बेटा, निकाल लोगे फेस स्पेस सेल। यस मैम। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या पूछा है। हर एक फेस स्पेस सेल का देखो वॉल्यूम भी दे रखा है इसने, जो डिवाइड में टर्म आती है। अगला पूछा है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालनी है इस एनर्जी रेंज में 0 से u के बीच में। ठीक है, माइक्रो स्टेट निकालने का मतलब है इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। आप सेल्स निकाल रही हो फेस स्पेस के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट के इक्वल होगा। कंडीशन क्या होगी, पार्टिकल कितने होने चाहिए, सिंगल पार्टिकल के। जो आपके नंबर ऑफ सेल्स जो होती है फेस स्पेस के अंदर, वो माइक्रो स्टेट के इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, केवल सिंगल पार्टिकल, ध्यान रखना। तो माइक्रो स्टेट भी यही होगी, यही होगी बेटा, जिसको हम जीयू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यस मैम। माइक्रो स्टेट आ गई है, लेकिन ध्यान रखना सिंगल पार्टिकल के लिए होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या है, सिंगल पार्टिकल ही है, ठीक है। बी पार्ट में यस क्या मैम। पूछा है इसके अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट इन द एनर्जी रेंज। अब पूछा है नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट इस एनर्जी रेंज में, वो तो रेंज था 0 से u, और ये एनर्जी रेंज है u से लेके u + du तक, ठीक है। तो इस एनर्जी रेंज में यदि आपको माइक्रो स्टेट निकालनी है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की रेंज बदल गई है ना। अब ये तो 0 से u के लिए एप्लीकेबल है, 0 to u, और ये u से u + du। इसका डेरिवेटिव करोगी तो u चेंज हो रहा है ना, देखो u + du में से u माइनस करोगे तो चेंज तो u में आ रहा है ना। इसका डेरिवेटिव करोगी g डैश, और इनटू में u में चेंज du। 4πv/3 h0³ कांस्टेंट, और u वेरी कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आके एक पावर कम मतलब 1/2, और इनटू में 2m कांस्टेंट, u का du। क्या आ गया डेरिवेटिव करना, सबको बताइए। यस मैम। ठीक है बेटा। उसके बाद जस्ट इसके अंदर क्या किया गया है, इसको तो पुट कर दिया p², या फिर ये भी पुट नहीं करना, मर्जी है, या इसको ओपन ही कर दो, एक काम कर दो, ये √2 बन गया, 4πv/3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m की पावर 1/2 और 1 3/2, u की पावर 1/2 du। ये आंसर आ जाएगा, बोलो हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. इजी है फर्स्ट क्वेश्चन, कर लो Yes, ma'am. काम। यस मैम। देखो इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं मैंने जो हमने थ्योरी में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है सेकंड और थर्ड, उसके अंदर ये जो फॉर्मूला यूज किया गया है, ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना। ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में जब आपने रूट मीन स्क्वायर वो नहीं निकाले थे उस टाइम पे, या केमिस्ट्री में भी पढ़ती हो कुछ ऐसे टाइप का फॉर्मूला, ध्यान हो तो किसी को।
ठीक है बेटा, Yes, ma'am. ये जो सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल है ये एक बार छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो ये फॉर्मूला यूज किया गया है प्रोबेबिलिटी का, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसको छोड़ देना एक बार, दोनों एग्जाम्पल को, सेकंड को भी और थर्ड को भी। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, ये आप ट्राई करके आओगे। इसके लिए ये मैंने अभी अभी आपको निकाल के बताया था, क्या निकाला था? Yes, ma'am. निकाला Yes, ma'am. बीटा की जगह बस Yes, probability था। तो फोर्थ एक बार पढ़ के आओगी, फिफ्थ वाला पढ़ के आओगी और सिक्स्थ वाला पढ़ के आओगी। ये तीनों ही ठीक है क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। ज्यादा अच्छा पैटर्न है इनमें से सिक्स्थ वाला, ठीक है। Yes, Okay, ma'am. ma'am. थर्ड छोड़ देना, एक बार फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आप ट्राई करके आओगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस की टाइप देख लेना किस टाइप से पूछा गया है। बाकी इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो थ्योरी में से ही बनता है, न्यूमेरिकल्स में से कोई चांस नहीं है, बन सकता है तो एक 6 वाला न्यूमेरिकल है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। Okay, ma'am. या फिर फिफ्थ वाला, फोर्थ भी नहीं आ सकता एग्जाम में, फिफ्थ या सिक्स्थ, ठीक है। बाकी इसके अंदर न्यूमेरिकल कोई बनता नहीं है कि आने लायक, ठीक है बेटा। और ये कॉन्सेप्चुअल रीड कर लेना। और कोई डाउट? Okay, ma'am. ये तीनों कल मैं एक बार फिर डिस्कस करा दूंगी, ठीक है। और कोई डाउट बेटा बोलिए। देखो हमारी 2 यूनिट हो गई है, आप इनके साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। जब आपका टेस्ट होगा तो उस टाइम पे आपको केवल रिवीजन करना पड़े, यूं नहीं कि दोबारा से आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, टाइम निकालोगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है। एग्जाम सारे हो गए थे आपके? क्या मैम? पेपर सारे हो गए थे क्या थर्ड सेम के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रैक्टिकल बाकी है? Yes, ma'am. अच्छा, तो आपके पास टाइम है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ सकती हो इसको। यूं भी नहीं है कि कोई पेपर होना बाकी है पहले वाले, ठीक है। तो इस पर टाइम निकालिए, इसको स्टडी कीजिए, ताकि बाद में इस पेपर को आपको करने के लिए टाइम ना निकालना पड़े, जल्दी बस केवल रिवीजन करना पड़े। बहुत ही इजी पेपर है, प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना हाथ से निकाल के देखो कि डेरिवेशन को एक बार 2 बार आपको कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो बहुत इजी लगेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को बताइए बेटा। No, ma'am. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बता सकते हो, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है, तो Okay, ma'am. लेना ये सब, ठीक है। Yes. No. कल फिर ये 3 कर लेंगे, टाइम बचा तो फिर नेक्स्ट यूनिट थोड़ा सा स्टार्ट करा देंगे वो साइंस स्ट्रीम वाली, ठीक है। Yes. ठीक है बेटा, तो क्लास ऑफ करें। अच्छा हाँ, अभी टाइम पे आ रहे हो सभी? एक चीज और, टाइम पे आया करो बेटा, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आता है कौन बच्चा कितने बजे आता है। कई बच्चे सिर्फ 3-4 मिनट पहले आते हैं। उनकी ना मैं एब्सेंट भी मार्क करूंगी, जो टाइम पे आएगा सिर्फ उसी की प्रेजेंट लगाऊंगी मैं इस पेपर के अटेंडेंस, ध्यान रखना, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ठीक है बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। तो क्लास ऑफ करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am.